हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब स्कूल, बिहारी स्कूल। और बच्चों, हम लोग पॉलिटी ख़त्म कर चुके हैं और आज हम इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। और इतिहास का पहला चैप्टर होगा हम लोग के इतिहास का किताब का नाम क्या है? इतिहास की दुनिया पार्ट 2। ठीक, तो इसमें ज़्यादातर मतलब कि पहला चैप्टर तो यूरोप के बारे में ही, यूरोप के राष्ट्रवाद के बारे में है, तो वो हम आज हम लोग वो पढ़ेंगे। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो राष्ट्रवाद के बारे में समझेंगे और बहुत सारी चीज़ें समझनी हैं। उसके पहले बच्चों मैं चाहूँगा शॉर्ट तरीके से आपको मैं बता दूं इतिहास के बारे में, थोड़ा सा इतिहास की डेफिनेशन जान लिया जाए, थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाएगा और चीज़ें इंटरेस्टेड हो जाती हैं। तो इतिहास का इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। इतिहास का डेफिनेशन, इतिहास के पितामह किसे कहे जाते हैं, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं 2 मिनट में पहले हम लोग। तो इतिहास के बारे में, इतिहास का परिचय मैं दूँ तो इतिहास को आप अगर 2 भागों में अगर मतलब कि इसको बांटते हैं तो ऐसे ही इसको तोड़ते हैं, तो अगर संधि विच्छेद जिसे कहते हैं, अगर इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा। देखिए बच्चों, इति प्लस ह प्लस आस, ठीक है, इति प्लस ह प्लस आस, ठीक है। इतिहास ऐसे बना है, इसका मतलब होता है कि यह हो चुका है, मतलब ये होना ही था, यह हो चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, तो इससे मतलब इसका मतलब अगर ये हो रहा है कि ये हो चुका है, ये होना ही था, ठीक है, ये अतीत होना ही था, तो इसका डेफिनेशन हम लोग क्या समझ सकते हैं कि जो भी हमारे पास्ट में, जो भी हमारे मतलब कि बीते हुए काल में जो भी चीज़ें, ठीक है, जो भी चीज़ें अगर हो चुकी हैं, ठीक है, हो चुके मतलब कि बीत चुकी हैं, और उसको हम लोग कालक्रम के अनुसार एक सुव्यवस्थित ढंग से अपने मतलब कि पूर्वजों की जो यादें हैं, जो कालक्रम घटा हुआ है, चाहे दुनिया में जो कालक्रम घटा हुआ है, चाहे जो हमारे समाज में, संस्कृति में जो चीज़ें घटी हुई हैं, उसको हम अगर सुव्यवस्थित तरीके से रखना चाहते हैं तो इस चीज़ को रखने का ही तरीका है इतिहास, ठीक है। और इस चीज़ को पढ़ते ही हैं हम लोग इतिहास में कि जो कुछ हमारे पिछले काल में या पिछले कालक्रम में या हमारे पूर्वजों के साथ घट चुका है या बीत चुका है, और उस चीज़ को हम लोग किस तरह से संजोग के रखते हैं, यही चीज़ है इतिहास। और इतिहास में हम लोग यही पढ़ते हैं। अब इतिहास के पिता की बात की जाए तो द फादर ऑफ द मतलब कि हिस्ट्री अगर बात की जाए तो हिस्ट्री का जो फादर हैं उनको बोला जाता है, उनका नाम है हेरोडोटस, ठीक है, हेरोडोटस। अगर संस्कृत में उनका नाम बोला जाए तो बहुत प्यारा सा नाम है हरिदत्त, जो कि इतिहास के पिता कहे जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके मतलब कि रेलिवेंट है इतिहास में कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस आ सकता है या हरिदत्त भी आ सकता है, ठीक। तो इस तरह से हम लोग ने जाना इतिहास का परिचय, इतिहास को तोड़ा हमने, इतिहास का डेफिनेशन जाना। अब आ जाते हैं हम लोग अपने चैप्टर पे, और चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद है, ये मतलब नहीं है इस चैप्टर का जो मेन जो आत्मा जो कह लेते हैं इस चैप्टर का, तो वो राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद को समझना जरूरी है, और राष्ट्रवाद की भावना कैसे उत्पन्न होती है और राष्ट्रवाद में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये चीज़ देखना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले राष्ट्रवाद की परिभाषा आपको बताने की कोशिश करूंगा। उसके बाद हम लोग आएंगे राज्य और राष्ट्र में अंतर। एक राज्य होता है और एक राष्ट्र होता है। राज्य ही राष्ट्र कब बन जाता है, ये चीज़ देखने की बात आएगी। तो राज्य और राष्ट्र में अंतर हम लोग समझेंगे। उसके बाद आएंगे हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि क्या थी, मतलब कि यूरोप में जब राष्ट्रवाद पैदा हुआ, ठीक है, तो उसकी पृष्ठभूमि मतलब कि वही अपना फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन का विजय रथ, और ये सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे मैटरनिक व्यवस्था, जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद का बहुत बड़ा परिचायक है, मतलब बहुत बड़ा ये एक तत्कालिक कारण जिसे कहते हैं उस समय का, जो मतलब कि फोर्स करता है क्रांति मतलब कि राष्ट्रवाद लाने का यूरोप में, ये मैटरनिक व्यवस्था ही है। उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे। वैसे आपकी किताब में बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, लेकिन हम 2-3 उदाहरण जो मेन उदाहरण है उसको देख लेंगे। उसके बाद की बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं, और राष्ट्रवाद का कोई ये नहीं है। अभी भी राष्ट्रवाद बहुत सारे देशों में चल भी रहा है। अभी राष्ट्रवाद किसी भी देश में पूरी तरह से नहीं आया है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। फ्रांस की राष्ट्रवादी क्रांति को थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। फिर इटली का एकीकरण, ठीक है, राष्ट्रवाद के माध्यम से कैसे हुआ। उसके बाद जर्मनी का एकीकरण देखेंगे हम लोग, और उसी में कुछ चीज़ों को मतलब मैंने इधर नहीं आ पाया था तो इधर मैंने बता दिया है। बिस्मार्क युग, उसी में मतलब जब जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे तो बिस्मार्क का क्या योगदान है, और ये सब सारी चीज़ें मैं आज बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आए थे हम लोग राष्ट्रवाद, ठीक है। तो राष्ट्रवाद की परिभाषा यही होती है कि जब मतलब कि जो आपका राज्य है, राज्य की परिभाषा से आप परिचित होंगे शायद, कि राज्य की परिभाषा यही होती है कि 4 चीज़ें होती है, 4 एलिमेंट्स जो होते हैं राज्य के होते हैं। पहला कि एक निश्चित जनसंख्या, ठीक है।
दूसरा कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जो कि मतलब कि ये हो बाउंड्री, और तीसरा कि उसके पास एक गवर्नमेंट हो, सरकार हो, और चौथा कि उस सरकार के पास ये हक हो कि वो दूसरे मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित कर सके, दूसरे देशों से संबंध स्थापित कर सके। इन 4 तत्वों से मिलकर राज्य बना होता है। और अब ये जब राज्य बन गया है आपका, इन 4 चीज़ों से राज्य बन जाता है, और उसके बाद आप अपने आप को सांस्कृतिक रूप से, जातीयता रूप से, भाषागत रूप से, या मतलब कि सारे रूप से आप एक समान अपने आप को समझते हैं। मतलब कि एक पूरा जो जनसंख्या है आपकी, वो पूरी अपने आप को एक राष्ट्र, एक संस्कृति की, एक भाषा की, एक जाति की और एक क्षेत्रीय आधार पर अपना मानती है, अपने आप को मानती है, तो वहाँ पे राष्ट्रीयता आता है। जब आप मानने लगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल, जब आप मानने लगे कि हम बिहारी नहीं हैं, ठीक है, जब यूपी वाले मानने लगे कि हम यूपी वाले नहीं हैं, जब महाराष्ट्रियन मानने लगे हम मराठी नहीं हैं, जब साउथ इंडियन मानने लगे कि हम दक्षिण भारतीय नहीं हैं, तब जाके कहीं जब आपके अंदर भारतीयता का एक वो होता है कि आप अपने आप को भारतीय कहने लगे, और किसी भी क्षेत्र में, जब भारत में किसी भी क्षेत्र में अगर कोई भी घटना घटती है या कोई भी चीज़ होता है, तो आप उसको क्षेत्रीय आधार पर न देख के एक भावनात्मक रूप में, एक इमोशनल रूप में आप उस चीज़ से जुड़ते हैं, तो ये आपकी राष्ट्रीयता की भावना होती है। ठीक है, जब सरहद पे सैनिक मरते हैं तो क्या आपके अंदर आती है? आपके अंदर ये तो नहीं आता है कि बिहार का आदमी, बिहार का लड़का मरा है, या मतलब महाराष्ट्र का मरा है, या साउथ इंडिया का मरा है, या कहीं का मरा है। ठीक है, वहाँ पे तो आपका आता है कि नहीं, हमारे देश का एक जवान मरा है, मतलब कि आपके अंदर राष्ट्रीयता की भावना आ जाती है। तो ये कुछ चीज़ों में है, कुछ चीज़ों में बहुत अच्छे से पनपा है, और कुछ चीज़ों में अभी भी आने की ज़रूरत है। तो राष्ट्रीयता की भावना अभी पनप रही है, और राष्ट्रीयता की भावना धीरे धीरे सारे विश्व में फैल रही है। तो राष्ट्रवाद की परिभाषा यही है कि आप जब अपने आप को अपनी विभिन्नताओं को एक जगह समेट कर, मतलब कि सारे अपने आप को, सारी जनसंख्या जो है अपने आप को एक राष्ट्रीय भावना से जोड़ ले, तब उसमें राष्ट्रीयता की मतलब कि राष्ट्रीयता की परिभाषा यहाँ पे ये हो जाती है। उसके बाद राज्य और राष्ट्र में अंतर मैंने बोलते बोलते बोल भी दिया कि राज्य के जो एलिमेंट्स होते हैं वो 4 होते हैं: जनसंख्या, सरकार, एक भौगोलिक पृष्ठभूमि, और चौथा कि सरकार को यह हक कि वो दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संबंध बना सके। तो ये राज्य है, और जब यही भावना, जब आपके अंदर राष्ट्रीयता की भावना आ जाती है, तो यही राष्ट्र बन जाता है। यही भारत जो राज्य है वो राष्ट्र बन के जब आ जाएगा, जब आपके अंदर ये वाली भावना जो मैंने बताया, राष्ट्रीयता की भावना आ जाएगी। तो यही अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो अब बात करते हैं आगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद हम लोग का चैप्टर है। अब यहाँ शुरुआत होता है आपका चैप्टर का। इसके पहले मैंने अपना सब कुछ बताया। तो अब देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि क्या क्या थी। अब कोई किसी भी देश में जब मैंने बोला कि राज्य जब बन गया, तो राष्ट्रवाद कब आएगा? राष्ट्रवाद तभी आएगा ना कि जब कोई कुरीतियाँ वहाँ पे राज्य में दिखेंगी, और जब उसके लिए सारे लोग, जितने लोग हैं, जितनी जनसंख्या है, वो सारे लोग क्या हो जाएंगे, एकजुट हो जाएं। ठीक है, एकजुट हो जाए और उसका सामना करने लगे, भावनात्मक रूप से सामना करने लगे कि हमें ये पाना है। ठीक है, तो यहाँ पे यूरोप मतलब राष्ट्रवाद की भावना तभी होती है। तो यूरोप में भी राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि इसी तरह की थी कि जब 1789 में फ्रांसीसी क्रांति आती है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे फ्रांसीसी क्रांति आती है, और वहाँ पे क्या आ जाता है, लोकतंत्र आ जाता है। वहाँ पे भी लोग मतलब कि जो राजशाही शासन था उससे कहीं ना कहीं त्रस्त होकर, और फ्रांस की सरकार के खिलाफ, ठीक है, फ्रांस की सरकार के खिलाफ, राजा के खिलाफ वहाँ पे क्रांति करते हैं, आंदोलन करते हैं, और वहाँ पे उन्हें क्या मिलता है, लोकतंत्र मिलता है, गणतंत्र मिलता है, वहाँ पे उनको प्राप्त होता है। तो वहीं से कहीं ना कहीं उपज होती है यूरोप में भी फ्रांसीसी क्रांति से। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट, जो नाम सुना होगा आपने, नेपोलियन का बहुत बड़ा योगदान है यूरोप में राष्ट्रवाद लाने का, क्योंकि उसने जब अपना मतलब कि युद्ध स्टार्ट किया, मतलब विजय रथ अपना शुरू किया, तो उसका सिर्फ यही था कि जहाँ भी जाए वहाँ पे एकीकरण करे, वहाँ पे राज्यों का एकीकरण करे, वहाँ पे जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं, जो कुरीतियां हैं, जो पुरानी व्यवस्थाओं में कुरीतियां हैं, उसको हटाए, और वहाँ पे राजतंत्र की जगह पे या तानाशाह की जगह पे वहाँ पे राजतंत्र या गणतंत्र स्थापित करे। तो इस चीज़ से बहुत सारी चीज़ें जो हैं, इन दोनों चीज़ों से ये पृष्ठभूमि रही यूरोप में राष्ट्रवाद की। अब उसके अलावा क्या हुआ कि मैटरनिक व्यवस्था की मैं बात करूंगा। मैटरनिक व्यवस्था क्या है?
मैटरनिक व्यवस्था है ये कि जो यूरोप में जितने बड़े बड़े मतलब कि राज्य थे, जो देश थे, जैसे कि हो गया अपना फ्रांस को तो वैसे भी ये मिल गया था, उसके बाद हो गया अपना इटली हो गया, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, मेन ऑस्ट्रिया है तो ऑस्ट्रिया हो गया। तो वहाँ पे 1815 में ये लोग इकट्ठा होके, मतलब 1789 में बोल रहा हूँ कि फ्रांसीसी क्रांति हुई है, उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट का पूरा चला है अपना मतलब कि युद्ध का अभियान, मतलब कि इसके खिलाफ, ठीक है, कि यहाँ पे लोकतंत्र और गणतंत्र सब जगह लाना है, सारे यूरोप में लाना है। उसके खिलाफ जो होता है मैटरनिक व्यवस्था आती है 1815 में, जेनेवा में सम्मेलन, जेनेवा सम्मेलन भी कहते हैं यहाँ पे। तो मैटरनिक व्यवस्था आती है ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया के वियना में, ठीक है। तो वियना में एक सम्मेलन होता है और वहाँ पे एक व्यवस्था आती है ये मैटरनिक व्यवस्था करके, और यहाँ पे फैसला लिया जाता है कि क्या करना है, कि जो भी पुरानी व्यवस्थाएं थी, ठीक है, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे इटली हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे कहीं भी, ठीक है, वो सारी जगह जितनी भी पुरानी व्यवस्थाएं थी वही व्यवस्थाएं फिर से लेके आनी है, और हम लोगों को क्या करना है, लोकतंत्र और गणतंत्र को आने देना नहीं है। तो इस चीज़ के लिए जो व्यवस्था है मैटरनिक व्यवस्था, लेकिन ये चीज़ भूल गए। अब आप ही सोचिए कि एक बार जब क्रांति हुई और सफलता मिल चुकी है लोकतंत्र और गणतंत्र, और लोगों को वो जो शासन व्यवस्था है वो पसंद आ रहा है, तो वो क्यों फिर से वो पुरानी व्यवस्था लाना चाहेंगे। तो ये मैटरनिक व्यवस्था आई ज़रूर, लेकिन ये सफल नहीं होगा। मैं धीरे धीरे बताऊंगा आपको कैसे सफल नहीं होगा। ये मैटरनिक व्यवस्था का बहुत बड़ा हाथ है इस मतलब कि यूरोप में राष्ट्रवाद लाने के पीछे, ठीक है। अब बात करते हैं, तो वही बात करेंगे मैटरनिक व्यवस्था के बाद क्या होता है कि फ्रांस में, सबसे पहले हम लोग फ्रांस की बात करेंगे। यूरोप का नक्शा आप लोग देखते हो, यूरोप का नक्शा होता तो मैं दिखा देता यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यूरोप में एक मतलब कि फ्रांस वो है शहर, और फ्रांस जो देश है, फ्रांस की हम लोग बात करेंगे। तो फ्रांस में क्या होता है कि 1815 में ये तो सम्मेलन हुआ और मैटरनिक व्यवस्था आया। 1830 में जाके क्या होता है, चार्ल्स 10वें के खिलाफ, ठीक है, एक क्रांति होती है 1830 की क्रांति। और वहाँ पे क्या होता है कि चार्ल्स 10 हैं, ये करना चाहते हैं कि इस क्रांति को क्या करते हैं, दमन करना चाहते हैं। 4 अध्यादेश लाते हैं, और 4 अध्यादेश के द्वारा क्या चाहते हैं कि जो ये क्रांति है लोकतंत्र या गणतंत्र लाने की, या मतलब कि फ्रांस में एक बदलाव लाने की, ये खत्म हो जाए। लेकिन यहाँ पे ये इनकी एक नहीं चलती है, और ये पूरी तरह से धराशायी होते हैं और इनकी सरकार गिर जाती है। उसके बाद यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी दब जाती हैं, लेकिन फिर अब जो आग लगी है वो तो ख़त्म होने वाली है नहीं। फिर 1848 में क्या होता है, 1848 में आता है 1848 की क्रांति, और यहाँ पे क्या होता है कि लुई फिलिपी द्वारा क्या होता है, लुई फिलिपी हैं, और लुई फिलिपी गीजो नाम का एक व्यक्ति है, गीजो को प्रधानमंत्री बनाते हैं। अब गीजो क्या है कि अब वहाँ पे जब क्रांति हुई है, 1830 में क्रांति हुई है, फिर 1848 में क्रांति हो रही है, तो वहाँ पे क्या है कि आपको एक ऐसे आदमी को भेजना है जनता के बीच में, प्रधानमंत्री बना के आप उस आदमी को भेजेंगे जो कि क्या करे, इस व्यवस्था को थोड़ा मतलब सपोर्ट करे और जनता को बहलाने फुसलाने का काम करे। लेकिन गीजो जो है उसके उल्टे, गीजो जो है प्रतिक्रियावादी, ठीक है, कट्टरवादी, ठीक है, और जनता से उलझ जाते हैं। तो जनता क्या करेगी, इस कट्टरवादी सोच को तो रहने देगी नहीं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि इनकी हार होती है, इनकी हार हो जाती है, लुई फिलिपी को अपना सत्ता छोड़ना पड़ता है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है कि 21 वर्ष से जो मतलब कि युवा होते हैं, मतलब पुरुष जो हैं, उनको वयस्क मताधिकार का अधिकार मिल जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति है फ्रांस में। चार्ल्स 10 के खिलाफ मतलब कि चार्ल्स 10वें के खिलाफ 1830 की क्रांति, उसके बाद 1848 में इनको सफलता मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद की सोच आती है, लोगों में आता है कि लोकतंत्र हमको लेना है, तो यहाँ पे मिलती है सफलता। और 21 वर्ष से जो भी पुरुष ऊपर के हैं, पुरुष सिर्फ, उनको क्या मिल जाता है, वयस्क मताधिकार, ठीक। उसके बाद आते हैं दूसरा जो है इटली का एकीकरण पे बात करेंगे हम लोग। फ्रांस की बात कर लिए, इटली का एकीकरण की बात करेंगे, ठीक है। तो इटली में भी यही हाल था मैटरनिक व्यवस्था के खिलाफ। यहाँ पे भी क्या बोलते हैं,
मतलब कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश था, ठीक है, और लोगों में ये इस चीज़ का बिल्कुल अंदर ही अंदर था कि हमें क्या चाहिए, लोकतंत्र और गणतंत्र चाहिए, क्योंकि अब आगे अब पीछे से क्या मिल रहा था, बल मिल रहा था। फ्रांसीसी क्रांति हो चुकी थी, दो और क्रांति, 1830 और 1848 क्रांति, इटली का एकीकरण भी उसी समय होने वाला था, ठीक है, और इटली का एकीकरण भी बहुत ज़्यादा जरूरी था, ठीक। नेपोलियन ने वैसे कुछ काम किया था इस पे, नेपोलियन ने काम किया था, नेपोलियन ने इस व्यवस्था को, मतलब कि इटली के 2 राज्य हैं, आपके किताब में दिया होगा, वो चाहता है, कहीं ना कहीं चाहता है कि एकीकरण कर दिया जाए और एकीकृत करके जाता भी है। लेकिन 1814 में जब पतन हो जाता है नेपोलियन का, उसके बाद क्या होता है कि इटली को फिर से उसी तरह की व्यवस्था, मेटरनिंग व्यवस्था के मुताबिक इटली का एकीकरण नहीं होने दिया जाता है और उसी तरह की व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की जाती है। अब यहाँ पे क्या आता है कि एक और आदमी उभर कर आता है, जब भी राष्ट्रवाद का एक ये होगा, कोई ना कोई नेतृत्व करेगा, तो यहाँ पे मेजनी का योगदान आ जाता है बहुत बड़ा। मेजनी एक व्यक्ति हैं ऐसे ही जो कि इस चीज़ के खिलाफ, मतलब कि वो भी लोकतंत्र और गणतंत्र, वो भी उदारवादी प्रकृति के आदमी, ठीक है। तो मेजनी का एक बहुत बड़ा योगदान यहाँ पे ये होता है कि ये एक यंग 1831 में एक यंग इटली करके, ठीक है, और 1834 में जाके एक यंग यूरोप करके एक दल का गठन करते हैं। मतलब इसका क्या, यंग बोलने का क्या मतलब है कि जितने भी वहाँ के युवा हैं, जितने भी लोग हैं, युवा लोग हैं, उनका एक दल बनाते हैं, उनका एक संगठन बनाते हैं और क्या करते हैं कि इटली के एकीकरण के लिए पूरा जोर लगाते हैं। लेकिन उनको वहाँ पे सफलता नहीं मिलती है, वहाँ पे उनको दबा दिया जाता है, उनको पलायन करना पड़ता है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानते हैं और 1-2 बार और प्रयास करते हैं, लेकिन उनका प्रयास सफल नहीं होता है। इनकी शुरुआत जो होती है, उसके बाद मेजनी के बाद काउंट काउर आते हैं, ठीक है, काउंट काउर आते हैं। अब काउंट काउर का तरीका जो है ना बहुत ज़्यादा अलग है। मेजनी जो है डायरेक्ट भिड़ जाते हैं और काउंट काउर जो है बहुत ही डिप्लोमेटिक आदमी, ठीक है, कूटनीतिक आदमी, उनको पता है कि सफलता कैसे मिलेगी और वो धीरे धीरे अपने योजनाओं पे उस पर काम करते हैं। अब क्या होता है कि इनको पता है कि मेटरनिक व्यवस्था जो है ऑस्ट्रिया का लाया हुआ है। ऑस्ट्रिया बहुत बड़ा मतलब कि ये है, मतलब ठीक है, शक्तिशाली देश था उस समय। तो ऑस्ट्रिया को ये चाहते हैं कि ऑस्ट्रिया को हराना पड़ेगा पहले। अगर आपको इटली का एकीकरण करना है तो ऑस्ट्रिया को हराना पड़ेगा और ऑस्ट्रिया के लिए किसको मिलाना पड़ेगा अपने आप में मिलाना पड़ेगा फ्रांस को, ठीक है, क्योंकि फ्रांस में क्रांति हो चुकी थी और फ्रांस हमारा साथ दे सकता है। तो फ्रांस के लिए उन्होंने क्या करते हैं, क्रीमिया युद्ध होता है 1853-54 में, ठीक है, 1853-54 में क्रीमिया युद्ध होता है जहाँ पर ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच, और उसमें वो फ्रांस का साथ बिल्कुल मतलब कि बिना बोले हुए, ठीक है, फ्रांस ऐसा नहीं है, फ्रांस आग्रह करता है कि आइए आप और हमारा साथ दीजिए, लेकिन काउंट काउर का ये दिमाग है, डिप्लोमेटिक दिमाग है उनका, मतलब कि चालाकी है ये कि वो साथ दे देते हैं, किसका, फ्रांस का साथ देते हैं ऑस्ट्रिया के खिलाफ, ठीक है। तो अब भाई अब साथ दे रहे हो तो क्या हो गया, अब फ्रांस और ये क्या बोलते इटली क्या हो जाएगा, मतलब काउंट काउर क्या हो जाएंगे, ये दोस्त हो जाएंगे, ऑस्ट्रिया क्या हो गया, दुश्मन हो गया, ठीक। तो इसके खिलाफ अब ऑस्ट्रिया को बुरा बनाने के लिए कि ऑस्ट्रिया जो है ये हमारे इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा है, इस चीज़ को फ्रांस के लिए ये साबित कर देते हैं, फ्रांस के सामने साबित कर देते हैं और वहाँ की जनता से रेफरेंडम करवाते हैं। तो वहाँ की जनता बोलते हैं कि नहीं, इटली का एकीकरण क्या होना चाहिए, ठीक। तो काउंट काउर यहाँ पे नेपोलियन फिर एक बार वापस आते हैं और नेपोलियन बोलते हैं कि यार इटली का मतलब कि जो उत्तरी और दक्षिणी मतलब कि ये जो हो रहा है, ठीक है, एकीकरण, ये बहुत बड़ा राष्ट्रवाद की भावना उभरते जा रही है और लोगों का जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है काउंट काउर के साथ था। तो इस चीज़ को नेपोलियन ये करते हैं और नेपोलियन को भी शांत करा देते हैं काउंट काउर, मतलब कुछ जगह देना पड़ता है वैसे इटली का कुछ जगह देना पड़ता है, लेकिन फिर भी इटली का करीब एकीकरण करवा देते हैं, ठीक। उसके बाद आते हैं अपने, जब मतलब कि कुछ जगह अभी भी मतलब बाकी होते हैं जो इटली का एकीकरण नहीं हुआ होता है, उसके लिए सबसे सामने आते हैं इटली का एकीकरण में गैरिबाल्डी। अब गैरिबाल्डी जो आते हैं, गैरिबाल्डी का एकदम सीधे ये रहता है, गैरिबाल्डी भी एक मतलब कि राष्ट्रवादी आदमी और ये भी एकीकरण चाहते हैं इटली का, और ये आते चाहते हैं कि क्या मतलब कि हम किस पे आक्रमण कर दें, रोम पे आक्रमण कर दें, ठीक है। उस समय देखिए आज आपको पता होगा इटली की राजधानी है रोम, ठीक है, लेकिन उस समय नहीं था, रोम अलग था, ठीक है। इटली का एकीकरण पूरी तरह से नहीं हुआ था, काउंट काउर रोम का एकीकरण नहीं कर पाए थे, तो रोम का एकीकरण करवाना जरूरी था। गैरिबाल्डी ने देखा कि रोम का एकीकरण करवाना जरूरी है, तो रोम पे आक्रमण करते हैं, रोम को आज़ाद करते हैं और इटली में मिला लेते हैं, ठीक है। लेकिन इस विचार से काउंट काउर कहीं ना कहीं मतलब कि गैरिबाल्डी का विचार और काउंट काउर का विचार, ठीक है, मैंने बोला ना काउंट काउर एक डिप्लोमेटिक आदमी है, वो सामने से हमला नहीं करता है, लेकिन वो धीरे धीरे करके एकीकरण करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन गैरिबाल्डी क्या है, प्रत्यक्ष रूप से युद्ध करना चाहते हैं, रोम पे आक्रमण करना चाहते हैं और
और सारी कहानी खत्म कर देना चाहते हैं, इटली का एकीकरण कर देना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है काउंट काउर और गैरिबाल्डी का जो है विचार एक नहीं है, लेकिन काउंट काउर फिर भी गैरिबाल्डी से मिलते हैं, गैरिबाल्डी को समझाते हैं और गैरिबाल्डी वहाँ पे मान लेते हैं और रोम को उस समय छोड़ दिया जाता है। रोम पे आक्रमण करने का जो मतलब कि एक भावना रहती है, चाहे मतलब कि जो योजना रहती है गैरिबाल्डी की, वहाँ पे वो त्याग देते हैं और काउंट काउर से हाथ मिला लेते हैं। और यहाँ पे आगे जाके धीरे धीरे करके लेकिन इटली का एकीकरण हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक राष्ट्रवाद की जो भावना है यूरोप में धीरे धीरे क्या हो रही है, प्रबल होती जा रही है और लोकतंत्र और गणतंत्र को लोग क्या कर रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं। अब आते हैं हम लोग अगला जो अपना बड़ा सा मतलब कि आंदोलन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए जो राष्ट्रवाद की भावना है लोगों में कैसे पनपी। और यहाँ पे भी सबसे पहला जो भूमिका निभाएगा वो नेपोलियन का ही, क्योंकि नेपोलियन का मैंने बोला ना 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति, उसके बाद नेपोलियन का जो भी युद्ध चला है, ठीक है, सिर्फ इसी के लिए चल रहा है कि जो यूरोप का है, जो यूरोप के जितने देश हैं उनका एकीकरण हो जाए, ठीक है, चाहे इटली हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो नेपोलियन का जो ये है उसका बहुत बड़ा इफेक्ट है। उसके बाद इसमें इफेक्ट है बुद्धिजीवी, जो कि हम लोग बोलते हैं बुद्धिजीवी लोगों का बहुत हाथ है, ठीक है। इसमें कांट, हीगल आदि का योगदान, उन्होंने कविताएं लिखी बहुत सारी, उन्होंने बहुत सारी मतलब किताब लिखे, उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए, दर्शनवादी सिद्धांत दिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा क्या करती हैं, इफेक्ट डालती हैं मतलब कि जर्मनी का एकीकरण करने में और राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करने में लोगों में, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखेंगे भारत में, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगर भारत में आएंगे तो फिर आप तिलक का देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक का केसरी, चाहे मतलब कि यंग इंडिया महात्मा गांधी का, बहुत सारी पत्रिकाएं चलती हैं, ठीक है, ताकि लोगों में राष्ट्रीयता की भावना, जो राष्ट्रवाद की भावना है वो मतलब कि तगड़ी होती जाए। तो इस चीज़ के लिए जर्मनी के एकीकरण में बुद्धिजीवियों का बहुत बड़ा हाथ, कांट, हीगल आदि जैसे विद्वानों का बहुत योगदान। उसके बाद इसको कुचलने के लिए दो चीजें आई। इन सब चीजों को शुरू में कार्लसवाद का आदेश आता है, उसके बाद जाल्वेरिन नामक आर्थिक संघ आता है, ठीक है। इस चीज को कुचलने के लिए मतलब कि कहीं ना कहीं यूरोप का मतलब जर्मनी का एकीकरण न हो पाए, इसके लिए वहां के शासक के द्वारा कार्लसवाद का आदेश और जाल्वेरिन नामक आर्थिक संघ आता है। लेकिन ये इससे कुछ होने वाला थोड़ी ना था, क्योंकि एकीकरण का जो एक राष्ट्रवाद का जो भावना था बहुत ज्यादा प्रबल हो चुका था उस समय यूरोप में, ठीक है। उसके बाद उसी में जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क युग आता है। उसके बाद अब बिस्मार्क युग का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि कहा जाता है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का बहुत बड़ा हाथ है, और बिस्मार्क को ही कहा जाता है जर्मनी के एकीकरण का मतलब कि जो ये हैं, ठीक है, नेता हैं। तो बिस्मार्क क्या करते हैं कि रक्त एवं लौह की नीति, ठीक है, रक्त एवं लौह की नीति अपनाते हैं। मतलब क्या है, बात समझ ही गए होंगे कि कहीं ना कहीं खून खराबा मतलब कि मारधाड़ और उससे, तो वही एकदम एग्जैक्टली कि सैन्य उपाय से एकीकरण करना जरूरी है। अब क्या है, अब कूटनीतिक तरीके से या बात करने से काम नहीं होगा। अगर जर्मनी का एकीकरण करना है तो तानाशाह चाहे जो भी लोग हैं इस बीच में आ रहे हैं, उनको क्या करना होगा, सैनिक बनाना होगा, अपना एक सैन्य संगठन बनाना होगा हम लोगों को, जनता को, और सैन्य उपाय से ही इसका एकीकरण होगा। उसके बाद वो प्रसा संधि का विरोध करता है जो बिस्मार्क है। प्रसा संधि क्या होता है कि प्रसा संधि में बिस्मार्क जो होते हैं वो बोलते हैं कि प्रसा को आना पड़ेगा। एक प्रसा एक जगह है वहां पे यूरोप में, और प्रसा को आना पड़ेगा किसके लिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए। लेकिन प्रसा की संधि होती है और प्रसा की संधि में कहा जाता है कि प्रसा का कोई योगदान नहीं होगा, ठीक है, प्रसा का योगदान जर्मनी के एकीकरण में नहीं होगा, प्रसा अलग रहेगा, ठीक है। तो लेकिन इस संधि का विरोध करते हैं बिस्मार्क। उसके बाद होता है शेडोन की लड़ाई। उसके पहले भी मतलब ऑस्ट्रिया जो मेटरनिक व्यवस्था है, जो भी लड़ेगा यूरोप में, अब राष्ट्रवाद की जो भी भावना होगी वो सबसे पहले चाहेगा कि ऑस्ट्रिया को हटाया जाए, मतलब मेटरनिक व्यवस्था को हटाया जाए और ऑस्ट्रिया को इससे अलग कर दिया जाए, क्योंकि ऑस्ट्रिया ही सबसे बड़ा जड़ है, ठीक है, जड़ है जो मतलब कि इस चीज़ के खिलाफ है, एकीकरण के खिलाफ है, ठीक है, और पुरानी व्यवस्था को, मेटरनिक व्यवस्था, पुरानी व्यवस्था को लाने की बात करता है। तो इस चीज़ को हटाने के लिए मतलब यहाँ पे बिस्मार्क ने भी बहुत सारी चालें चली और बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व किया, ऑस्ट्रिया को दरकिनार किया। ऑस्ट्रिया को दरकिनार करने के बाद उसको लगा कि अगर हमें जीतना है, अगर हमें इटली मतलब जर्मनी का एकीकरण करना है, तो जर्मनी का एकीकरण करने के लिए फ्रांस को हराना पड़ेगा, ठीक है। तो उसने फ्रांस से सीधे लड़ाई मोल ले ली। बिस्मार्क का मैंने बोला ही रक्त और लौ की नीति है, ठीक है। उसके बाद सीधे लड़ाई लड़ी, सेडोन की लड़ाई हुई फ्रांस और किसके बीच में, फ्रांस और अपना जर्मनी के बीच में, ठीक। तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में लड़ाई होती है, मतलब कि ये सेडोन की लड़ाई, और यहाँ पे फ्रांस क्या होता है, बुरी तरह से पराजित होता है। एक तरफ ऑस्ट्रिया को पराजित कर ही चुका था, एक तरफ फ्रांस को पराजित कर देता है, और उसके बाद क्या हो जाता है, अपना जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। तो इस प्रकार
इसके बाद आप लोग देखेंगे यूनान का एकीकरण देखेंगे, उसके बाद बहुत छोटे छोटे और बहुत सारे आपकी किताब में दिए हुए हैं, तो वो मैं ऑब्जेक्टिव में आपको सब बता दूंगा, ठीक है, उसको ज़्यादा डील करना जरूरी नहीं है। लेकिन इस चैप्टर के माध्यम से मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा था कि यूरोप में राष्ट्रवाद किस तरह उत्पन्न हुआ। अपने अब इस चीज़ को लेते हुए आप अपने भारत में भी देख सकते हैं कि राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, जब मतलब कि चीज़ें ज़रूरत पड़ी, उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने अपने आप को क्या राष्ट्रीयता की भावना में ये किया, अपने आप को लिप्त किया और सारी चीज़ें मतलब हम लोग को आज़ादी मिली 1947 में जाके। तो इसी प्रकार यूरोप में भी इसी प्रकार सब देशों में आज़ादी मिली है, ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना के अनुरूप। तो अब दोस्तों इसके साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद है कि मैंने आपको समझा दिया सब कुछ। अब यही बात है कि अब इस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें हमारे वीडियोज़ को। बस धन्यवाद दोस्तों। ओके।